क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी जो है बाई चैप्टर वाइज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आज क्लास 7 एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें है। मैंने वीडियो और मैप के थ्रू चीज़ों को बताया अच्छे से। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, सब के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी को ठीक तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इसलिए जो है हमने जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग सीधे शुरू करते हैं लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का विषय सूची है जिसमें हमें पहले पढ़ना है पर्यावरण के बारे में। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में जानना है। हमारी बदलती पृथ्वी इसके बारे में हमें समझना है अच्छे से। इसके बाद वायुमंडल है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है, मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में और रेगिस्तान। ये टोटल 9 चैप्टर में आपको ये जो है आपको क्लास 7 एनसीईआरटी को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में हम केवल 4 चैप्टर को इसमें रखेंगे। पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी और वायुमंडल, वायु के बारे में। ये 4 चैप्टर को पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में जो है 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग सीधे शुरू करते हैं लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण हमारा कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एक बच्चों की कहानी के रूप में बताया गया है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये केवल बच्चों को एक भूमिका बनाने के लिए किया गया है कि पर्यावरण होता क्या है, तो उसके बारे में है, या इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो मानव अपने क्रियाकलाप के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। आप एक क्रियाकलाप देख सकते हैं। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो पर्यावरण क्या होता है और मानव ही पर्यावरण को अच्छा भी करता है और मानव पर्यावरण को खराब भी करता है। आप पहले यहाँ पर्यावरण के घटक को देख सकते हैं। पर्यावरण के घटक 2 होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है आपका मानवीय। मानव निर्मित और प्राकृतिक 2 तरह से मिल करके पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक में जो है जल, जलमंडल, वायु के लिए वायुमंडल, स्थल के लिए स्थल मंडल और सजीव के लिए जैवमंडल होता है। ये सब आपस में क्रिया करते हैं और इनका संबंध, सबका संबंध मानव से होता है। अगर यही मानव अपने क्रियाकलाप के द्वारा जल को प्रदूषित भी करता है, वायु को प्रदूषित करता है, स्थल को प्रदूषित करता है और जीव जंतुओं को मारता भी है, शिकार भी करता है, लेकिन यही मानव जो है अपने संविधान, कानून, नियम के द्वारा जल को संरक्षित कर सकता है, वायु को प्रदूषण होने से बचा सकता है, स्थल को बचा सकता है और जीव जंतुओं के लिए राष्ट्रीय पार्क और नियम बना सकता है कि जीव जंतुओं की हत्या न की जाए। तो मानव अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके नुकसान भी पर्यावरण का करता है और पर्यावरण को अच्छा भी करता है। इसीलिए पर्यावरण के घटक में मानव सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो हमने इसको समझा दिया। मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, तो इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये सब कौन से हैं, तो ये सब जो है मानवीय पर्यावरण के निर्मित है और मानव द्वारा इनको बनाया गया है। आगे यहाँ लिया है कि जो मानव है, मानव का अपना जो पर्यावरण होता है उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक समुदाय भी हो सकता है, धर्म भी, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलाप, ये सब मानव के पर्यावरण के एक अंग हैं और मानव इन सबसे प्रभावित रहता है और मानव इन्हीं के द्वारा अपने पर्यावरण का निर्माण करता है। अब ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में इतने अच्छे से मैप को बना के बताया गया है, हमें यहीं से अपने बेसिक को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे हम नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वो वार्तालाप से आप
समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जो है जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक पर्यावरण में, याद रखना, एक प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित जंतु और पादप भी होते हैं और निर्जीव चीजें भी होती हैं, जैसे स्थल, जल, पानी। ये सब जो है क्या है, तो ये सब निर्जीव चीजें हैं। तो पर्यावरण जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों को मिल करके ही पर्यावरण का निर्माण होता है। आगे लिखा है कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं पर्यावरण में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है उसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। अब हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है वो चट्टानों और खनिजों से बना होता है, उसे हम इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं। तथा यो मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक है, तो हमारे स्थल मंडल पे हमें क्या क्या मिलता है? पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, घाटी, ये सब हमारे स्थल मंडल के भाग माने जाते हैं जो चट्टानों और खनिजों से बने हुए हैं। यह स्थलाकृतियां जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है या खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। तो स्थल मंडल से ही हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र अगर बात करें तो ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है और यह स्थल मंडल है, और तीनों पर जीव पाए जाते हैं। स्थल मंडल पे भी जीव मिलते हैं, जल मंडल पे भी जीव पाए जाते हैं और वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं। और तीनों को जहां जीव पाए जाते हैं उनको मिला के हम क्या कहते हैं? तो उन्हें मिला करके हम जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल जीव जंतुओं का क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना है। तो जैव मंडल का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल को मिला करके जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है जो है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वायु गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल हमारी रक्षा भी करता है और वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधा रहता है। इसमें जो है कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे धूल कण हो गया, जलवाष्प हो गया आदि उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जब वायु में परिवर्तन होता है वायुमंडल में, तभी मौसम और जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एक यहाँ शब्दावली दी गई है, पारितंत्र किसे कहते हैं, अभी इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा है पादप और जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैव मंडल जो है वो जंतु और पादप दोनों से मिलकर के बना होता है। और यह कौन सा क्षेत्र होता है? तो यह स्थल, जल और वायु मिलकर के यह क्षेत्र बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलकर के जो छोटा सा क्षेत्र बना है, इसी को हम जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर भी आपका एक पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसमें आपके रहने वाले, आपको जानने वाले लोग रहते हैं, और जिन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं वो पारितंत्र का हिस्सा होता है। लिखा है कि पारितंत्र, इसकी इंग्लिश होती है इकोसिस्टम, होता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वह सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतर द्वारा संबंध होते हैं। तो याद रखना, जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में पारितंत्र का जो निर्माण होता है उसमें जैव अजैव मिलकर के एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं और पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है पारितंत्र क्या होता है। तो ये एक कहानी दी गई है बच्चों को, और याद रखना उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है,
यहाँ देखिए एक पारितंत्र आप देख सकते हैं। तो पारितंत्र एक ताल का भी हो सकता है, तालाब का भी पारितंत्र हो सकता है। आप देखिए तालाब में कुछ निर्जीव चीजें भी हैं और कुछ सजीव चीजें भी हैं। जैसे निर्जीव चीजें क्या हैं, तो यहाँ पर जो मिट्टी है, जो ये जल है, यहाँ की जो वायु है वो निर्जीव हो गया। सजीव क्या हुआ, जो इसमें जीव पाए जा रहे हैं, जो पादप पाए जा रहे हैं, ये सजीव हैं। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। अगर यही मिट्टी नहीं होती तो घास उत्पन्न नहीं होती और ना ये जानवर इसको खाते। ठीक है, अगर ये पानी नहीं होता तो ये जो पादप आपको दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, इनका विकास नहीं होता। तो मिट्टी और जल और वायु ये तीनों मिल करके इन सब का विकास करके बैठे हुए हैं, इसीलिए इनका एक दूसरे के साथ संबंध है और इसी को मिला के हम पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र एक तालाब का हो सकता है, एक पर्वत का, एक पठार का, एक मैदान का, एक हिमनद का, किसी का भी पारितंत्र हो सकता है और आपका भी पारितंत्र हो सकता है। आपका घर आपका एक पारितंत्र माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। मानवीय, वो पूरी कहानी दी गई है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 1971 में इस स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु के बदले वस्तु देना, इसमें धन का उपयोग नहीं किया जाता है, वस्तुओं की अदला बदली होती है, उसे हम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ लिखा है मानवीय पर्यावरण क्या है, हमारा पर्यावरण कैसा होता है, एक मानव कैसा पर्यावरण बनाता है। तो लिखा है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले मानव सरल जीवन जीता था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया गया, व्यापार प्रारंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, फिर औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से होने लगा, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और व्यवस्था का द्रुत रूप से विकास हुआ। कहने का मतलब यह है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता गया और पर्यावरण को बदलता चला गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो जब हमें ठंडी लगती है तो हम गर्म चीज़ें खाते हैं और जब हमें गर्म लगता है तो हम ठंडा चीज़ें खाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमें पारितंत्र को ही इशारा कर रहा है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। मतलब हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें लेना चाहिए, उसके अलावा हमें इस पर पर्यावरण को ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक कहानी दी गई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र जो है ये पर्यावरण का घटक होता है और ये जो है जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर के बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण में वही आजीव और जीव मिलकर के एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं जीव और अजीव होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए। तो आप बता सकते हैं, एक शैक्षिक संस्था, स्कूल, धर्म, ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। स्थल मंडल क्या है? तो एक जो पतली परत होती है उसे स्थल मंडल कहते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताइए। तो जीवीय पर्यावरण में क्या हो सकता है? तो वे पादप और जंतु हो सकते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं? मैंने बता दिया, वायु, स्थल और जल मंडल को मिलाकर के जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें याद रखना, ताल प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो याद रखना, इसमें जो स्थल है ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। इसके बाद इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण होता है? तो सड़क मानव द्वारा होता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चीज पाया जाता है, क्या है, कैसे है,
इसके बारे में है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ये चीज़ हमें जानने से पहले, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले, हम एक वीडियो इसमें हम अपलोड कर रहे हैं। इसके आगे एक वीडियो, पहले आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। इस वीडियो को देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और तब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सौरमंडल में घूमती आपको पृथ्वी यहाँ पर दिख रही है। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के अंदर क्या है? चलिए आज हम आपको पृथ्वी के अंदर दिखाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। दरअसल पृथ्वी के अंदर मुख्यतः 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और सबसे आंतरिक परत को कोर बोलते हैं। चलिए इन परतों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसी को भूपर्पट्टी बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 30 से 35 किलोमीटर है तथा महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी का निर्माण ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से हुआ है, जिनका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर घन है। ग्रेनाइट चट्टानों या कहे महाद्वीपीय चट्टानों में सिलिका तथा अल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। महासागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें भारी होती है तथा इनका घनत्व 3 से लेकर 3.3 ग्राम सेंटीमीटर घन होता है। बेसाल्ट चट्टानों में सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। घनत्व के आधार पर भूपर्पट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। अंग्रेजी में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में गोनाड असंबद्धता पाई जाती है। हम लोग अब जानते हैं असंबद्धता क्या होती है। असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह परत जहां भूकंपीय तरंगों के वेग एवं दिशा में परिवर्तन होता है, जिस कारण दोनों में भेद उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों में संबंध नहीं रहता, अर्थात ये कहें दोनों में असंबंध होता है। इसी कारण इसे असंबद्धता कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द भूकंपीय तरंगे आया है। भूकंपीय तरंगे क्या होती है? भूकंपीय तरंगे के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि भूकंपीय तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं तथा एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में गतिमान होता है, लेकिन एस तरंगे केवल ठोस अवस्था में गति करता है। भूपर्पट्टी का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1% होता है तथा इसका द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 0.5% है। अगला जो परत है उसका नाम मेंटल है। मेंटल का विस्तार मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। मेंटल का निर्माण पेरिडोटाइट नामक भारी चट्टानों से हुआ है। चट्टानों के घनत्व के आधार पर मेंटल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। रेपिटिंग असंबद्धता ऊपरी और निचली मेंटल को विभाजित करती है। ऊपरी मेंटल में 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई के बीच एक ऐसी परत पाई जाती है जो न तो पूर्णतः ठोस है और ना ही पूर्णतः तरल अवस्था में होती है, इसलिए इसे प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। लेकिन इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि उससे भूगर्भीय तरंगे गुजर जाती है, अर्थात यूं कहें पी तरंगे तो गुजर ही जाती है, साथ साथ घनत्व ज़्यादा होने के कारण एस तरंगे भी गुजर जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन करती है।
ऊपरी मेंटल को मैग्मा चैम्बर, दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फेयर तथा निम्न वेग का क्षेत्र भी कहते हैं। मेंटल का घनत्व 3.3 ग्राम सेंटीमीटर घन से लेकर 5 ग्राम सेंटीमीटर घन के बीच होता है। मेंटल में पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा समस्त द्रव्यमान का 68% होता है। अब पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत की चर्चा करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत का नाम कोर है। अंग्रेजी में इसे क्रोड कहते हैं। क्रोड पृथ्वी की केंद्रीय परत है। इसका विस्तार गुटेनबर्ग असंबद्धता से पृथ्वी के केंद्र तक है। क्रोड भी 2 भागों में विभाजित है, आउटर क्रोड और इनर क्रोड। लेह मैन नामक असंबद्धता इनर क्रोड और आउटर क्रोड को अलग करती है। आउटर क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच है। यह परत पिघली अवस्था में है तथा इसी परत के कारण पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है। और आंतरिक क्रोड का विस्तार 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच है। अर्थात भूप्रपट्टी से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई 6371 किलोमीटर है। जो आंतरिक कोर है यह पूर्णतः ठोस अवस्था में है। कोर का निर्माण आयरन तथा निकेल तत्वों से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे भी कहते हैं। कोर का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर घन से 14 ग्राम सेंटीमीटर घन तक है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा द्रव्यमान का लगभग 31.5% कोर में समाहित है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जब पृथ्वी के आंतरिक परतों का विभाजन उनकी भौतिक अवस्था अर्थात ठोस तरल गैस के आधार पर किया जाता है, तब ऐसी परतें यांत्रिक परतें कहलाती हैं। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 5 यांत्रिक परतों की पहचान की है: स्थल मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए तथा आप इस वीडियो को अपने मित्र आदि के पास भेजें ताकि वे भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को देख करके आप भली बात समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके दोबारा आप उसको देख लीजिएगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है, तो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले प्रॉपर्टी या क्रस्ट होता है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के बाद होता है मेंटल होता है जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और मेंटल द्रव अवस्था में होता है, और मेंटल के नीचे क्रोड होता है। क्रोड जो है ये ठोस अवस्था में है। तीनों किसका बना हुआ है, यहाँ इस पैराग्राफ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, और यहीं से क्वेश्चन अगर आता है तो गलत हो जाता है। जो स्थल मंडल है ये ठोस है और ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है। मेंटल जो है ये जो है सिलिका और जो है किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम का बना है। और जो क्रोड है ये किसका बना हुआ है, तो ये निकेल और जो है आयरन का, लोहे का बना हुआ है। तो इन तीनों के बारे में हमें भली बात इस चैप्टर से हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और महासमुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक होती है। ये क्या है इसको पहले यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो 35 किलोमीटर है वो महाद्वीपों की मोटाई है। ये महाद्वीप है तो महाद्वीपों की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है और महासागरों की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये आप ये दोनों प्लेटें जो हैं, ठीक है। इसके बाद है आप देख सकते हैं जो महाद्वीप का संहति का मुख्य भाग होता है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, ये किसका बना होता है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। इसीलिए इसे हम Cl कहते हैं या सियाल कहते हैं। तो स्थल मंडल किसका बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में Cl कहते हैं। C का मतलब सिलिका और L का मतलब
एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम और सिलिका से क्या बना हुआ है? स्थल मंडल, इसीलिए इसे Cl कहते हैं या सियाल कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो हम मेंटल कहते हैं। दूसरा भाग जो है ये मेंटल है, और मेंटल किस अवस्था में है? तो मेंटल द्रव अवस्था में है, ठीक है। लिखा है कि जो है महासागरीय प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसीलिए इसे सीमे या सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। तो जो मेंटल वाला भाग है ये सीमे का बना हुआ है, अर्थात सीमा का बना हुआ है, और सीमा का फुल फॉर्म क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। जो क्रोड वाला एरिया है वो किसका बना हुआ है? तो वो नीफे का बना हुआ है, आगे बताता हूँ। लिखा है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होता है। अब क्रोड देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोड के बारे में, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है। तो जो हमारा क्रोड होता है आंतरिक भाग, वो निकेल और लोहे का बना हुआ है। और नी का मतलब हो गया निकेल, और फे का मतलब फेरस, इसका मतलब हो गया वो नीफे का बना हुआ है। और केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। तो जो क्रोड होता है वो काफी गर्म और काफी उच्च होता है। अब यहाँ एक चीज हमें ध्यान से समझना है कि और है, पहले जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है ये सियाल का बना हुआ है। मेंटल किसका बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है। और क्रोड किसका बना हुआ है? नीफे का बना हुआ है। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी दोनों को दिया गया है। तो जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है उसे महासागर स्थित होता है, महाद्वीप स्थित होता है, और जो महासागरीय प्रॉपर्टी है उसमें महासागर स्थित होता है। ये आप देख सकते हैं, दोनों एक ही प्लेट पर होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको समझाया गया जिससे आप आसानी से याद कर सके। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। इसका मतलब यह है कि अभी प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रोड के अंदर तक नहीं जा पाया है। अभी तक हम पृथ्वी के अंदर केवल 4 किलोमीटर तक गहराई में केवल खुदाई कर चुके हैं, मानो नहीं पहुंच पाया है। और समुद्र के अंदर अगर खोदेंगे तो बहुत गहराई में, जो असंभव है। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। इसी चीज को यहाँ पर ये समझाया गया है। और आपने जो वीडियो देखा है उसमें भी यही चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसका कितना परसेंटेज है, तो आपको यही बताना होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, किसकी? पृथ्वी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी जानना होगा। अब आगे बात करते हैं सैल और खनिज किसे कहते हैं। तो सैल और खनिज याद रखना, जो चट्टान होती है उसी को हम सैल कहते हैं और उसमें खनिज पाए जाते हैं। सैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। इसी को रूपांतरित सैल कहते हैं। आग्नेय सैल को इग्नियस कहते हैं, सेडिमेंट्री अवसादी कहते हैं या इसे पदार्थ सैल कहते हैं, और कायांतरित को रूपांतरित या मेटामॉर्फिक सैल कहा जाता है। इन सैलों का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे इनका जन्म हुआ है, एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। तो मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सैल, अवसादी या परतदार सैल, कायांतरित या जो है आपका रूपांतरित सैल, मेटामॉर्फिक कहा जाता है। अब आग्नेय सैल बनती कैसे है, तो हम पहले इसको आपको एक मैप के थ्रू बता देते हैं जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नीचे मेंटल होता है और ये मैग्मा है। अब ये मैग्मा जो है बिल्कुल रेड कलर का होता है और ये मैग्मा नीचे रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अब ये मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, फैलने लगता है, तो इसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको हम लावा कहते हैं। ये हो गया आपका लावा।
अब आप बताइए कि लावा पहले ठंडा होगा कि मैग्मा पहले ठंडा होगा? तो लावा पहले ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि लावा ठंडा इसलिए पहले होगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल है, तो वायुमंडल के होने के कारण लावा ठंडा हो जाएगा। तो लावा के ठंडा होने से चट्टान कौन सी बनती है? बेसाल्ट चट्टान बनती है। कौन सी? बेसाल्ट। और मैग्मा के ठंडा होने से ग्रेनाइट बनती है। तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल आपके जो घर में मसाला पीसने के लिए जो सिलबट्टा होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। इसलिए देखो कितना भी मसाला पीसते हैं उसमें पत्थर के टुकड़े शामिल नहीं हो पाते हैं। ग्रेनाइट से मंदिरों का निर्माण हुआ है, जबकि बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, जो ऊपर वाला भाग है उसे बहिर्भेदी कहेंगे, जो नीचे वाला भाग है उसे अंतर्भेदी कहेंगे। तो अंतर्भेदी में ग्रेनाइट हो गया और बहिर्भेदी में बेसाल्ट हो गया। अब आपको ये मैप समझ में बिल्कुल आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पढ़ते हैं, अब आपको बिल्कुल अच्छे से इस समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? तो लावा आप इस मैप पे देख सकते हैं, लावा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। तो मैग्मा ही क्या होता है? लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो वह तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। अब देखो, मैंने अभी बताया लावा जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल होता है। तो प्रॉपर्टी का पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मैंने अभी आपसे बता दिया। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। तो बेसाल्ट क्या है? जो है बहिर्भेदी, जो मैंने आपको बताया। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। जो हमारा ये दक्कन का पठार है ये बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कपास की खेती होती है। फिर यहाँ लिखा हुआ है जो है इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। कैसे? जब याद रखना, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, मैंने आपसे बताया। तो जब मैग्मा अंदर ठंडा होगा तो अंतर्भेदी चट्टान बनेगी, और उस चट्टान का नाम क्या होगा? ग्रेनाइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है उसे हम ग्रेनाइट से बने होते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट और वो क्या होता है अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो लिखा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, और आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी में कौन हो जाएगा? तो अंतर्भेदी में जो है आपका ग्रेनाइट, और बहिर्भेदी में आपका क्या हो जाएगा? बेसाल्ट हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ बताया गया था, इसी बारे में मैंने चित्र बना के आपको बता दिया है। अब ये चीज़ें आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। अब इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा हो जाते हैं, जिससे अवसाद दबकर और कठोर सेल होकर के परत बन जाता है। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। कैसे अवसादी सेल कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, और ये चट्टान आग्नेय चट्टान है। इसका अपक्षय हुआ, फिर अपरदन हुआ। तो अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा टूट करके परत दर परत जमा होना शुरू किया। जब परत दर परत जमा होना शुरू हो जाएगा तो ये एक तरह से अवसाद हो गया, ये परतदार हो गया। तो ये चाहे इसे हम अवसादी कहें चाहे परतदार कहें। अब इन्हीं परतों के बीच में जीवाश्म दब जाते हैं, जिससे कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम निर्माण होता है। और जो जीवाश्म दब जाते हैं वो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं। तो यहाँ लिखा है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन सेलों से पेड़ पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों से बने होते हैं जीवाश्म भी कहलाते हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर से में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान मिलकर के ही रूप बदल जाता है, तो उन्हें हम कायांतित चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर
अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर बहुत दिन तक दब जाएगा तो अधिक दाब और ताप के कारण इसका रूप बदल जाएगा, तो चूना पत्थर का ही रूप बदल करके संगमरमर बन जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है तो इसे हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो चट्टान 3 प्रकार की पाई जाती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और तीनों कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सैलों का उपयोग हम सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो सड़क बनती है सब कठोर चट्टानें ही होती हैं। देखा हुआ, ट्रकों से गिट्टी को ला करके रोड पर बिछाया जाता है हमारे उत्तर भारत में, और तब सड़कें बनती हैं, भवन बनता है, इमारतें बनती हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करे होंगे, जैसे 7 पत्थर, पिट्ठू, सब चीज़ों में किया होगा। आप अपने आस पड़ोस से पूछ सकते हैं, आप जो है बच्चों को बताया गया है चीज़। यहाँ 2 स्मारक दिया गया है, एक है आपका लाल किला और एक है आपका ताजमहल। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है और लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है। और ताजमहल जो बना है संगमरमर का, ये कायांतरित चट्टानों का बना हुआ है। तो इस पत्थर का उपयोग इमारतों में भी होता है, जिसको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। ये कठोर चट्टानें हैं सब। यहाँ पहले मैं आपको समझा देते हैं कि सैल चक्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो मैग्मा होता है, मैग्मा से ही आग्नेय सैल बनती है। मैंने आपको समझाया था, आग्नेय सैल के टूटने और अवसाद से जो है अपक्षय अपर्दन से अवसादी सैल बनती है, और अवसादी सैल के बनने से कायांतरित सेल बनती है। तो और इसके बाद क्या होता है, कायांतरित सेल टूट करके फिर मैग्मा बन जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो याद रखना, ये साइकिल जो चलता है ये करोड़ों वर्षों में पूरा होता है। तो सेल समय के साथ अपने रूप को बदल देते हैं। तो जो प्राथमिक सेल होती है वो आग्नेय सेल होती है और वो मैग्मा से बनती है, मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। इसके बाद जो है जब टूट फूट जाती है तो उससे अवसादी सेल, अवसादी से कायांतरित सेल, और ऐसे ही परिवर्तन ये चलता रहता है। इसी को यहाँ पे समझाया गया है मैप के माध्यम से। यहाँ लिखा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। द्रवित मैग्मा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन गया। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित चट्टानों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जब कहीं दब जाता है तो दाब और ताप के कारण ही चट्टानों का अपना रूप बदल जाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके मैग्मा बन जाता है। द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के आग्नेय सेल बन जाता है और यह परिवर्तन चलता रहता है। इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सब का, और इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो ये सब जो है सोना, ये सब क्या है, ये सब खनिज हैं और ये सब जो है हमारे यहाँ उद्योगों में काम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं? तो सबको पता है कि क्रस्ट है, मेंटल है और क्रोड है। सेल क्या होता है? जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। आपको पता है कि अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल की बात करें तो बहिर्भेदी में जो है आपका लावा से बेसाल्ट और अंतर्भेदी से मैग्मा से ग्रेनाइट। इसके बाद है आपका सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो जो आपको मैंने बता दिया मैप के थ्रू आप जान गए होंगे। सेलों के क्या उपयोग होते हैं, भवन निर्माण, सड़क की सबके लिए। कायांतरित सेल क्या है, जब रूप बदल दे आग्नेय अवसाद उसे कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं, तो उसे हम आग्नेय कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन होते हैं? क्रोड।
सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जीवाश्म के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होता है अवसादी में। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से हल होते चले जाएंगे। क्लास 7 एनसीईआरटी का यह तीसरा चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत बदलाव होते हैं। कुछ नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो नई पुरानी स्थलाकृतियों का विनाश होता है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे खाने वाली प्लेट है ये नहीं, चट्टानों की जो प्लेटें होती हैं उनकी बात हो रही है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों, देखो आप वहाँ पे लिखा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसके अलावा प्रशांत प्लेट, ये सब लिखा हुआ है, अफ्रीकन प्लेट। तो इसका मतलब है सारे महाद्वीप और सारे महासागर किसी न किसी प्लेट पर स्थित हैं जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ये जो प्लेटें होती है ना, ये चारों तरफ घूमती रहती हैं प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आप जैसे कोई पानी जब गरमाते हैं, तो जब हम पानी गरमाते हैं तो मान लीजिए कोई बर्तन है पानी गरमाने का, और जब हम पानी गरमाते हैं तो यहाँ से पानी गर्म होकर के ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है। इसी को हम पानी का खौलना कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर संवहन तरंगे चलती हैं। ऐसे आप इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि संवहन तरंगे कैसे नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं और फिर ऊपर से नीचे की ओर ये जा रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम संवहन तरंगे कहते हैं। इसी से ये वृत्ताकार में घूमती हैं और इन्हीं के कारण प्लेटें गति करती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जो बल घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। और इस बल में हम भूकंप को रखते हैं, ज्वालामुखी को रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें हम आकस्मिक बल भी कहते हैं। अचानक उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम आकस्मिक बल कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। अंतर्जनित बल सभी आकस्मिक बल गति उत्पन्न करते हैं जो काफी धीमी गति से होते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गति के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर हानि होती है। भूकंप आने से देखा होगा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए एक मैप बना हुआ है, हमारा डायग्राम बना हुआ है कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। तो पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित बल लगता है तो उसमें आकस्मिक बल होता है जो तुरंत उत्पन्न होता है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। इससे पर्वतों का निर्माण भी होता है। लेकिन एक होता है बहिर्जनित बल और इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। तो याद रखना, जो पृथ्वी के ऊपर बल लगते हैं तो नदी, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलते हैं और इससे क्या होता है? तो इससे जो है अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी डेल्टा बनाती है, नदी मैदान बनाती है, नदी जो है जलप्रपात का निर्माण करती है, पवन से कई स्थलाकृतियां बनती हैं, समुद्री तरंगों से कई स्थलाकृतियां बनती हैं, हिमनद से कई स्थलाकृतियां बनती हैं। और इन सबको हम लोग अभी आगे इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, भूस्खलन हो, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये अंतर्जनित बल होते हैं और ये बहिर्जनित बल होते हैं। तो स्थल पर ये स्थल के ऊपर होते हैं और ये स्थल के नीचे होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आगे क्या जो है शब्दावली एक है, स्थल मंडलीय प्लेट भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी जो है कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी के पहले हम स्थलाकृतियों को देख लेते हैं। ये ज्वालामुखी का एक प्लेट है, नीचे मैग्मा, देखो रेड कलर का ये मैग्मा है। मेंटल के जो है मेंटल होता है वो मैग्मा ही होता है द्रव अवस्था में। ये ऊपर की ओर जब दो प्लेटें टकराती हैं आपस में तो ये ऊपर की ओर आकर के और मैग्मा अलग अलग जो है ये पर्वत का रूप ले लेता है। कई सालों में ये ऐसे ही जमा होते होते पर्वत का रूप ले लेता है। तो याद रखना, जब
मैग्मा नीचे होता है, ये नीचे जो होता है उसे मैग्मा कहते हैं, ऊपर आ जाता है धरातल पे तो उसे लावा कहते हैं। और लावा जहाँ से निकलता है उसे निकास नली कहते हैं, और जहाँ ऊपर विस्फोट होता है उसे क्रेटर कहते हैं, जहाँ पर और इससे गैसें और राख निकलती हैं। ठीक है, तो ये सब ज्वालामुखी के अंग होते हैं और इसी चीज को यहाँ एनसीईआरटी में समझाया गया है। लिखा है ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, और इसी से पर्वतों का निर्माण होता है। तो कई ज्वालामुखी पर्वत भी हमारे स्थल पर पाए जाते हैं। लिखा हुआ है इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं पहले आप यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये भूकंप का उत्पन्न कैसे होते हैं, तो जैसे दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तभी भूकंप उत्पन्न होता है। और भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप की तरंगें जब उत्पन्न होती है सबसे ऊपर जहां चोट मारती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे एपिसेंटर कहते हैं। तो सबसे अधिक नुकसान एपिसेंटर पे होता है और यहाँ से तरंगें चारों दिशाओं में जाने लगती हैं। तो जहां जहां तरंगें जाएंगी वहां पर पृथ्वी में कंपन होगा और हमें भूकंप महसूस होता है। लेकिन एपी सेंटर के बाद ज़्यादा नुकसान होता है और बाहर नुकसान कम होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, कभी आप लोगों ने गांव में एक तालाब है और तालाब में कंकड़ फेंका होगा या ईंट पत्थर फेंका होगा, देखा होगा जहाँ पे पानी ईंट पत्थर फेंकते हैं वहाँ पे उछाल लहरें ज़्यादा हो जाती हैं, और देखा होगा लहरें समुद्र वो तालाब में चारों दिशाओं में से घूमते 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 अंत में तट के पास पहुंच जाती हैं। तो वही एकदम सेम कंडीशन किसका है, तरंगों का है, भूकंपीय तरंगों का है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। और जहां जहां जो है तरंगे जाती हैं वहां भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या है, ये उद्गम केंद्र है जहां भूकंप पहली बार उत्पन्न हुआ है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये लिखा हुआ है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक नुकसान होता है। यहाँ पर अधिकेंद्र से दूर जब बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब कितने इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ बताया गया है, इसी चीज को हमें यहाँ समझना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे भूकंप क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भूकंप जहां आता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, याद रखना, एपी सेंटर जहां सबसे अधिक नुकसान होता है। ठीक है, अक्सर न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं जब भूकंप आता है तो पढ़ते नहीं कि जो है भूकंप का केंद्र कहाँ था, कभी नेपाल, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ है भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है, इसीलिए इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये जो है प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। और एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगे कहते हैं, इन्हें हम लब वेव भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन तरंगों का उपयोग क्या है, कैसे है, ध्यान देना। ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा ये पृथ्वी है, आप इस मैप को भी देख सकते हैं। तो याद रखना, जैसे जब कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले मान लो यहाँ भूकंप आया तो सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न होती हैं। पी तरंगे हमेशा कहाँ भागती हैं, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होते हुए दूसरे छोर पे पृथ्वी की पहुंच जाती हैं। फिर एस तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो केवल स्थल पे चलती हैं। और एल तरंगे ऊपर चोट मारती हैं जिससे नुकसान होता है। तो एल तरंगों से ही सबसे अधिक नुकसान होता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ मान लो भूकंप आया तो पी तरंगे नीचे की ओर जाएंगी, एस तरंगे ऐसे जाएंगी और एल तरंगे ऊपर जाएंगी। तो यहाँ ऊपर जाके नुकसान पहुंचाती हैं सबसे ज्यादा एल तरंगे। ठीक है, आगे लिखा है यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि हम कभी भी आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदा के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अपनी समझदारी से। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जो जानवर होते हैं, जैसे गाय होती है, बकरी होती है, वो अपने खूंटे के पास घूमने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है।
तालाब में मछलियों की उत्तेजना, जब तालाब में मछलियां कूदने लगती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं और सांपों का धरातल पर आ जाना, इससे अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप आने वाला है। और ऐसा पहले प्राचीन काल में लोग करते थे, आज भी जनजातियां ऐसा करती हैं। यहाँ पे गुजरात में भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को। ये उसी का पेपर की कटिंग है, उसी को यहाँ दिखाया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति को पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 होती है उससे अधिक होती है उन्हें शक्तिशाली भूकंप कहते हैं, और जिनकी भूकंप की तीव्रता 7 होती है उन्हें हम सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप कहते हैं। और यहाँ पर जो है तबाही बहुत ज़्यादा होती है। तो भूकंप के बारे में ही बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ, कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के बाहरी ऊपर लगती हैं, इन्हें हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, जिसमें नदी प्रमुख है, हिमनदी प्रमुख है, समुद्री तरंगें प्रमुख हैं। इन सबको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं और सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजल जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में है। और किस नदी पर है? तो ये कैरो नदी पर है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नियाग्रा जलप्रपात है जो इरी और ओंटेरियो झील के बीच में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका कनाडा दोनों में है। और अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ये जिम्बेंजी नदी पर है, ये भी आपको याद रखना। ये 3 विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात हैं और जलप्रपात का निर्माण नदियां करती हैं। अभी हम आगे इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। अपक्षय और अपर्दन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अपक्षय मतलब होता है चट्टान का टूटना, और अपर्दन का मतलब होता है चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, मैंने आपको बता दिया है। ये भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा एक होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम द्वारा पृथ्वी पर कई स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो नदियां और जल जो है, वायु जो है, ये कई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे है आपका ये नदी द्वारा, तो नदी जो है पहले इसको हम समझ लीजिएगा जिससे आपको समझना पढ़ना आसान हो जाए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, नदी जब पहाड़ से उतरती है तो मैदान में प्रवेश करती है और फिर महासागर में गिर जाती है। अब गौर करना, तो महासागर में जब गिरती है नदी गिरती है, तो वो जब पर्वत से उतरती है तो इसे युवावस्था में कहते हैं। मैदानों में जब नदी चलती है तो उसे पौड़ावस्था कहते हैं, और जब डेल्टा बनाती है तो उसे हम वृद्धावस्था नदी का कहते हैं। तो नदियां अपनी 3 अवस्थाओं में अलग अलग स्थलाकृतियां बनाती हैं। जैसे पर्वतों पर जलप्रपात बनाती हैं, बाढ़ का मैदान झील का निर्माण कहाँ करती है? मैदानों में। और डेल्टा का निर्माण कहाँ करती हैं? तो ये करती हैं वृद्धावस्था में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जलप्रपात नदी ने बनाया है। ये जलप्रपात देख सकते हैं, नदियाँ ऊपर से आई, कठोर चट्टान होने का नदियाँ नीचे गिरी, और इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। और यहीं पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लिखा है नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल अथवा खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के बारे में यहाँ बताया गया है। जलप्रपात यहाँ का मैप बना हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, मैं इसको समझा देता हूँ मैप को, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो सांप के आकार की बहती है ऐसे, जिसे हम विसर्प कहते हैं, नदी का विसर्प कहते हैं इसको। तो नदियाँ जब विसर्प करती हैं, तो जब नदियाँ घूमती हैं ऐसे, जहाँ जहाँ पे घूमती हैं, तो वहाँ पर कभी कभी नदियाँ कटाव से यहाँ घूम जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी पहले ऐसे बहती थी ऐसे, तो नदियाँ मार्ग बदलती हैं मैदानों में। तो नदी जो पहले यहाँ बहती थी ऐसे, वो नदी आज यहाँ बह रही है। तो ये इतना क्षेत्र जल का छूट गया तो ये झील का आकार ले लिया। इसी को हम चाप झील कहते हैं, इसी को हम गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील भी इसी को कहा जाता है। तो
बिहार में जैसे घाघरा, उत्तर प्रदेश बिहार में बलिया में घाघरा, कोसी, महानंदा, ये सब जो है चाप झील का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये प्राकृतिक तटबंध होता है, नदी इसके ऊपर नहीं जा पाती है, और नदी जब बाढ़ आता है तो ये पूरे क्षेत्र में बाढ़ का मैदान बनाती है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमा होता है और जिसे हम खादर मृदा कहते हैं। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के जो है कि सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाता है और यह अलग झील बन जाता है, जिसे हम चाप या गोखुर झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, और इससे उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम जो है खादर का मैदान कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं। जो ये ऊपर वाला तटबंध हो गया, और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। पहले हम डेल्टा क्या होता है पहले हम यहाँ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। नदी ये मुख्य नदी है। ये मुख्य नदी जब बहती है, ये नदी मुख्य है, जब मुख्य नदी बहती है तो जब समुद्र के पास पहुंचती है तो ये कई धाराओं में बट जाती है। ठीक है, ये कई धाराओं में बट गई। जो कई धाराओं में नदियां बह रही हैं, इन्हें हम वितरिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बच गया, ये उठा हुआ क्षेत्र है और इसी को हम डेल्टा कहते हैं। इसी डेल्टा पे जो है क्या होता है, तो इसी डेल्टा पर जो है आपका चावल की और जूट की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है, और ये डेल्टा का यहाँ मैप बना हुआ है, और ये डेल्टा का ये वीडियो है, ये भी आप इसको देख सकते हैं कि डेल्टा कैसे बना हुआ है। ठीक है, डेल्टा कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, नदी बह रही है और नदी के माध्यम से अवसाद समुद्र में आ रहा है, और नदी देखो कैसे डेल्टा बना रही है। पहले छोटा आकार, बड़ा आकार, और देखो बड़ा आकार में डेल्टा बन के तैयार हो गया। तो डेल्टा ऐसे ही बनता है। आपको मैंने मैप के थ्रू, वीडियो के थ्रू, उदाहरण के थ्रू बता दिया है। अब हमें पूरी आशा है कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं तो लिखा हुआ है, जिनको वितरिका कहते हैं। तो कई भागों में बढ़ जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। जो बीच में क्षेत्र छूटा हुआ है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे को यहीं पर छोड़ देती है। मलबा छूट गया यहीं पर। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसी से डेल्टा का निर्माण हो गया है। ठीक है, विश्व के कुछ प्रमुख नदियों के नाम बताइए जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो विश्व में नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, वोल्गा नदी, ठीक है, ये सब नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, मेकांग का डेल्टा, इन सब डेल्टा का निर्माण दुनिया भर में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र की तरंगों से अस्त्राकृतियां, याद रखिएगा, जब समुद्र, जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र की लहरें जब किसी पर्वत या आसपास के चट्टानों पर चोट मारती हैं तो कमजोर चट्टानें कट जाती हैं और टूट के अलग हो जाती हैं। तो इन समुद्री गुफाओं का, मेहराबों का, और जब एक पिलर खड़ा हो जाता है टूट करके तो उसे स्टेक कहते हैं। ऐसे अस्त्राकृतियों का निर्माण कौन करता है, समुद्री तरंगें करती हैं। तो इससे भी एक नई अस्त्राकृति का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि समुद्री तरंग के अपर्दन मतलब क्या हो गया, टूटना, और निक्षेपण, जमा होना, तटीय अस्त्राकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, मतलब चट्टानों से, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और छोटी होती चली जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत की बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, जिसे हम स्टैक कहते हैं। ठीक है, और समुद्री तरंग के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे सैल समूह को समुद्र भुंगू कहते हैं। आप ये देख सकते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर देती है, जिससे पुलिन का निर्माण होता है। पुलिन का मतलब होता है बीच का निर्माण होता है, जहाँ पर लोग जाते हैं
घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये समुद्री स्थलाकृतियों द्वारा बना गया स्थलाकृतियां हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में कितने सही तरीके से बताया गया। आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, इसको समझ नहीं पाए होंगे। हमें आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हिमनद के कार्य। हिमनद मतलब क्या होता है? तो याद रखना, जो हिमनद होता है बर्फ का क्षेत्र होता है। ये यू आकार की घाटी का निर्माण करता है, यू आकार घाटी, और नदियां बी आकार की घाटी बनाती हैं। तो याद रखना, हिमनद जब बहता है तो कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। जैसे हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलासी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वो सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे छोटे सैल, रेत, इन सबको हम क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। तो जो ये मिट्टी का टुकड़ा जमा हो जाता है, इसी को हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। जब पवन चलती है तो रेगिस्तान में कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे इसमें एक होता है छत्रक सैल। जैसे छत्रक सैल क्या होता है? जैसे मान लिया कोई कठोर चट्टान है, तो चट्टान जब हवा चलती है तो टूट जाती है, और ये टूट करके ऐसे एक छाते जैसी आकार ले लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? छत्रक सैल कहते हैं। आप इस मैप को देखिए, अब आसानी से आप समझ जाएंगे कि छत्रक सैल किसे कहते हैं। ऐसा चट्टान के टूटने से बनता है। ये कहाँ बनता है? तो ये रेगिस्तान में बनता है। लिखा है, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिम्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। आप नेट पे भी देख सकते हैं। रेगिस्तान में पवन, अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। पवन ही चलती है वहाँ पे। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। अब आप इस छत्रक सैल को देखो तो आपको छाते जैसा आकार दिख रहा है। तो ये कहाँ बनता है? रेगिस्तान में बनता है, पवनों द्वारा। आगे है, पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सैल के आधार जो है संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने पर या अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर करके छोटे पहाड़ को रूप ले लेते हैं, जिसे हम बालू टिम्बा कहते हैं। अब बालू टिम्बा को देख सकते हैं, ये भी बालू टिम्बा बना हुआ है, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। बालू टिम्बा मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ठीक है, रेगिस्तान में जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये वायु कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उन्हें हम लोयस कहते हैं। चीन में लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। लोयस क्या होता है? मान लिया स्थल के दो क्षेत्र हैं, यह स्थल ए है, यह स्थल बी है। जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ से धूल कण को उड़ा के ले जाती हैं और दूसरे स्थान पर जमा कर देती हैं। तो दूसरे स्थान पर जब जमा करती हैं तो उन्हीं को हम लोयस मैदान कहते हैं। ऐसे मैदान चीन में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें बताया गया है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। लिखा है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो प्लेटों के अंदर जो है, धरती के अंदर संवहन तरंगें चलती हैं, इसलिए प्लेटें घूमती हैं। बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या होता है? तो बहिर्जनित बल पृथ्वी के ऊपर लगता है, अंतर्जनित बल पृथ्वी के नीचे लगता है। अपरदन क्या होता है? चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान जल और पवन द्वारा जाना। बाढ़ के मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदी द्वारा होता है। बालू टिम्बा क्या है? पवन द्वारा निर्मित जो पहाड़ बनते हैं उन्हें बालू टिम्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन क्या होता है? जो बीच होता है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। चाप झील को गोकुल झील कहते हैं, नदियां बनाती हैं, मैंने बता दिया है सब। आगे है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं होती है? तो वो आपका सैल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या होता है? तो इससे हिमोड़ बनता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है या वलन की क्रिया हो सकती है। छत्रक सैलों, इसमें तो ज्वालामुखी होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, छत्रक सैल पाई जाती है कहाँ पर? रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में। अब आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लास 7 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, वायु। वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है कि वायु क्या होती है और कौन कौन सी गैसों से मिलकर के वायु बनी है, किन परतों में वायु बनी है और कैसे वर्षा होती है, पवन क्या होता है, वायु क्या होता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है
कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिनसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। तो अगर वायुमंडल ना हो तो हमारी पृथ्वी दिन में इतनी गर्म हो जाएगी और रात में इतनी ठंडी हो जाएगी जैसे अन्य ग्रहों पर होता है। चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, अन्य ग्रहों पर यही स्थिति होती है, जिस कारण से वहां पर ऐसी जो है सिचुएशन देखने को मिलता है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, जिस कारण हमारे यहाँ ना अधिक तापमान ज़्यादा होता है, ना ही कम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ये होता क्या है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए पृथ्वी है और यह है आपका वायुमंडल के ऊपरी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो लघु तरंगों में आती हैं, लेकिन जब ये जाती हैं तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं और इसे जो है इस ऊष्मा को जाने वाली ऊष्मा की कुछ मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है और इसी से पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी घटना को हम आगे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कैसे, ध्यान देना। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत मोटी हो जाती है मानव निर्मित क्रियाकलापों के द्वारा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के द्वारा, जीवाश्म जलाने के द्वारा, तो जो पृथ्वी है वो तेजी से गर्म होगी। तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर सबसे ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं हिमालय जैसे पर्वतों पर, तो तेजी से पिघलेंगे, मैदानों में तेजी से बाढ़ आ जाएगी और जलस्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी इसी को आगे बताया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अधिक पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण करने से, कार्बन डाइऑक्साइड का कम उपयोग करने से हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ठीक है, गर्म होने से, अधिक गर्म हो रही है, इसी को हम जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ सकते हैं आप। यहाँ लिखा हुआ है कि और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय ताप कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसको मैंने आपसे बता दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, तो लिखा है तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलेगी। मैंने भी बताया बर्फ पिघल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी और दीर्घ अवधि में यह जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिस कारण से पेड़ पौधों और जंतु लुप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है वायुमंडल के संगठक। तो वायुमंडल के संगठन क्या होते हैं, ठीक है, और वायुमंडल की संरचना क्या होती है, दो अलग अलग चीजें हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ वायुमंडल की संरचना दिया हुआ है और वहाँ संगठन दिया है। संरचना का मतलब हो गया कि जो हमारा वायुमंडल कई लेयर में बना है उसे संरचना कहते हैं। और संगठन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जो हमारी, वो वायुमंडल जो हमारा कई गैसों का बना है, इसी को हम संगठन कहते हैं। तो इस बेसिक चीज को हमें यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। तो पूछा जाएगा वायु क्या है, तो एक मिश्रण है गैसों का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें छोटी सी लड़की ने इस मैप के थ्रू, कितने डायग्राम के थ्रू, पाई चार्ट के माध्यम से कितने आसानी से चीज़ों को समझाया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसों में ये सब हैं। सबको एक साथ कितने अच्छे से यहाँ दिखा दिया गया है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।
आगे लिखा है कि इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं हमारे वायुमंडल में, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है, जिसमें जो है वृत्त रेखा के माध्यम से जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन मिल जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए जो है नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होता है, और ये हमारे सांस के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ हमें एक चीज़ समझना है कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नाइट्रोजन हम सांस जब लेते हैं तो हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो सांस लेने और छोड़ने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, पहले हम यहाँ एक चीज़ पढ़ देते हैं, तब हम एक सवाल यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। लिखा है कि परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह है क्या, समझना है ध्यान से। मान लीजिए एक पेड़ है, ये इसके पेड़ की जड़ें हैं, ये पेड़ की शाखाएं हैं, और इनमें तमाम पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, कहा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन पौधे तो नाइट्रोजन जड़ से प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन आया कहाँ से? ठीक है, तो दलहन जो फसलें होती हैं, दलहन फसलों में वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो दलहन फसलों में जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। पहला, जब बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने से भी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन आकर के मिल जाता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन ऐसे ही पहुंचता है मिट्टी में, और पौधे जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, नाइट्रोजन का उपयोग और जानते कहाँ होता है? चिप्स के पैकेट में, जो आप लोग चिप्स खाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन भरा होता है। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ठीक है, मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। लेकिन ये संतुलन बिगड़ कब जाता है? जब हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है कि जिससे संतुलन बना रहता है, लेकिन परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल के ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जाता है। वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर देता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास की क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त हो जाती है और उसे भरने के लिए वायु चलने लगती है। उसे हम वायु चक्र कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लो ये दो प्लेस है, ए और ये बी। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ी, तापमान ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर हवाओं का स्थान रिक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, तो ठंडी हवाएं जहाँ होती हैं वहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलने लगती है और इसी से ऐसे ही वायु चलती है। तो वायु स्थिर होती है और जब वायु में गति हो जाती है तो उसी को हम पवन कहते हैं। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ कुछ चित्र दिखाया गया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा पृथ्वी पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ लिखा है वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो ये मंडल सब आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे नीचे की ओर कौन है? तो सबसे नीचे की ओर है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में याद रखना एवरेस्ट पर्वत है, इसी में बादल होते हैं और मौसम की सारी घटनाएं इसी में होती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है।
इसके अलावा ऊपर होता है समताप मंडल, और समताप मंडल में समान ताप होता है, इसलिए हवाई जहाज और ओजोन परत इसी में पाई जाती है, हवाई जहाज उसी में उड़ते हैं। इसके ऊपर होता है मध्यमंडल, और मध्यमंडल में ही तारे जो है उल्का पिंड जल जाते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। इसके ऊपर होता है बाह्य वायुमंडल, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, और इसमें रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर वापस चली जाती हैं, इसलिए उपग्रहों को इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर होता है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो आपको इन पांचों जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको परतों को आपको क्रम अनुसार याद भी करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत मोटाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी मंडल के अंदर होती है। ठीक है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। समताप मंडल का मतलब होता है समान ताप। क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो है समताप मंडल कहलाया होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यह परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, तो याद रखना समताप मंडल में ही जो है क्या होता है, तो एक विशेषता यह है कि यहाँ ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, और हमारे यहाँ पृथ्वी पर वो किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। फिर है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल या वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन है, तो ये जो है आपका मध्यमंडल है। ठीक है, मध्यमंडल की विशेषता क्या है, तो जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी मंडल में जल जाते हैं। आप ये देखो जलते हुए दिखाया जा रहा है, इसी को टूटता हुआ तारा कहते हैं, याद रखना। फिर है आपका बाह्य वायुमंडल। तो यह बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से घटता है। आयतन मंडल इस परत का एक भाग है, जो 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और रेडियो संचार इसी से वापस पृथ्वी पर वापस लौट आता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो सैटेलाइट होते हैं वो इसीलिए उस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, जिससे जो है संचार व्यवस्था को अच्छा बनाया गया है। बहिर्मंडल क्या होता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरती रहती है। ठीक है, तो ये 5 मंडल हैं। 5 मंडल को आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु क्या होता है। तो मौसम अल्पकाल के लिए होता है, और जलवायु मौसम का ही एक औसत होता है दीर्घकाल के लिए। जैसे अभी आप अपने घर में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, अचानक अभी वर्षा होने लगे, धूप खिल जाए, चक्रवात मतलब तूफान आ जाए, या ठंडक पड़ने लगे, तो आप क्या कहोगे अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से कि देखो मौसम बदल गया, अचानक मौसम बदल गया। तो मौसम अल्पकाल का होता है, जो 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल के लिए वो मौसम बदलता है। जलवायु क्या होता है, 50 सालों में बदलता है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। तो याद यहाँ लिखा हुआ है, क्या आज वर्षा होगी, ठीक है, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता होगा, इस दौरान कभी अगर मान लो मैच हो रहा हो, अचानक बारिश हो जाती है तो मैच रुक जाता है, तो क्या कहते हैं, आज मौसम खराब हो गया। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे पर दिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। कभी कभी देखा होगा, जब दिन में कभी हवाएं चलती हैं, बादल नहीं रहता है, तो लोग क्या कहते हैं, आज घूमने वाला मौसम है। ठीक है, तो मौसम नाटकीय रूप से दिन पर दिन बदलता रहता है। जैसे नाटक होता है, नाटक घटनाएं होती हैं, वैसे जो है मौसम भी नाटक की तरह बदलता रहता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या अब आप समझ गए होंगे कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान
क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग केवल प्राप्त करता है। तो जो हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी आती है वो 2 अरबवां भाग हमें मिलता है सूर्य की प्रकाश का, बहुत कम मिलता है, फिर भी हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं तापमान क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ जो सूर्य किरणें होती हैं, तो लगातार जो पृथ्वी गर्म होती है तो वो तापमान के कारण ही होती है। तो होता क्या है, आप पर दिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो जो ताप होता है और शीतलता मतलब ठंडा होती है, उसके परिणाम को हम तापमान कहते हैं। तो तापमान ज़्यादा भी हो सकता है और तापमान कम भी हो सकता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आपतन कहलाता है। जब पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं और रुक जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आगे, आपतन सूर्य तप को, जो सूर्य तप होता है उसे आपतन कहते हैं, कि मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, अब गौर करना क्या कह रहा है ये। मान लो ये पृथ्वी है, तो यहाँ विषुवत रेखा पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जैसे तापमान को मापा किससे जाता है, तापमापी से। वायुदाब को किससे मापता है, वायुदाब मापी से। वर्षा मापी से वर्षा को मापते हैं, और दिशा को, पवन की दिशा को मापा जाता है किससे, तो वात दिग्दर्शी से मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए वो ढक गए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दिन के समय में जो है एल्सा फेल्ट से बनी हुई मतलब तारकोल से बनी हुई सड़कें और धातु कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा को मुक्त कर जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ नगरों का तापमान ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो हवाओं को रोक लेती हैं। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, अब तो आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वायु दाब क्या होता है। तो वायु का अपना एक दाब होता है। जैसे मान लो ये 2 प्लेस है, अगर यहाँ ठंडी वायु हो तो ठंडी वायु नीचे उतरती है तो वायु दाब यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो यहाँ वायु दाब कम होगा। तो यहाँ लो प्रेशर कहते हैं, इसे हम हाई प्रेशर कहते हैं, और हाई प्रेशर से ही हवा चलती है। ठीक है, इसी से पवनें चलती हैं। ठीक है, वायु दाब क्या होता है, तो आप जहाँ बैठे हैं आपके ऊपर भी वायु दाब होता है। वायु दाब अगर ना हो तो आपके नाक से खून निकलने लगेगा। जब वायुयान में कोई सफ़र करता है, पहाड़ों कोई सफ़र करता है, जाता देखा होगा उनके नाक से खून क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ वायुदाब में कमी हो जाती है। ठीक है, तो लिखा है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि शरीर का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी वायु दाब का असर होता है। आगे लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो जो वायु जो होती है जब हमारे पृथ्वी पर दाब लगाती है तो उसे हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है कि सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो समुद्रों पर होता है। ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यदि तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो याद रखना, अगर मान लो ये 2 प्लेस है, अगर यहाँ वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो उसे हम निम्न दाब कहेंगे,
लो प्रेशर कहते हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ होता है। जब भी वायु ऊपर उठेगी तभी बादल का निर्माण होगा और वर्षा होगी। ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। तापमान कम है तो यहाँ वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित मतलब नीचे उतरती होकर के वो उच्च वायु दाब बनाती है, तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। तो जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां पर आकाश स्वच्छ होता है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की ओर चलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है। पवन क्या होता है? तो पवन याद रखना, वायु स्थिर होती है और जब पवन वायु में गति उत्पन्न होती है उसी को पवन कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। लिखा है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से हवा जब लो प्रेशर की ओर चलती है तब वायु में गति होती है और तब इसी को हम पवन कहते हैं, ये बात याद रखना। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण बताइए जब पवन के कारण आपको समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिसे भी नीचे आगे दिया गया है। ठीक है। तो याद रखना, पवन जो होती है जिस तरफ से चलती है वही नाम भी रखा जाता है। जैसे अगर ये मान लो पूरब है और ये पश्चिम है, तो हवा अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी तो इसको पछुआ पवन कहेंगे, और जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर आएगी तो इसे हम पूर्वी हवा कहेंगे। यहाँ देखो, क्या आप जानते हैं परिभाषा में लिखा हुआ है पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पश्चिम से आने वाली पवन को हम पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पवन 3 प्रकार की होती है। यहाँ देख सकते हैं, पहला है अस्थाई पवनें। तो व्यापारिक पवनें, पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये पवनें चल रही हैं ये एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इन्हें हम अस्थाई पवन कहते हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। ये वे पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल के चलती है, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे भारत का मानसून, ये मौसमी पवनें हैं, एक खास मौसम में चलती हैं। तीसरा है स्थानीय पवन, जो है किसी लोकल क्षेत्र में चलती हैं, जैसे लू, समुद्री और स्थलीय समीर, जो किसी विशेष क्षेत्र में चलता है। तो उत्तर भारत में क्या चलती है? लू चलती है। दक्षिण भारत में चलती है, तो इसे क्या कहेंगे? स्थानीय पवन कहेंगे। अस्थाई पवन जो ये मैप बना है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इसको समझने से पहले आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के बारे में अच्छे जान जाएंगे, और कोरियोलिस बल क्या होता है ये भी जान जाएंगे। और कोरियोलिस बल के कारण ही हवाएं जो है अपनी दाईं तरफ, अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। जो ये मुड़ी हुई हवाएं हैं, ये हवाएं मुड़ी हुई हैं, इसी को पहले हम समझ लेते हैं वीडियो के माध्यम से, और फिर इसको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। कोरियोलिस बल क्या है इसको जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल है, या कहें यह एक प्रकार का छद्म बल है, जो हमेशा गतिमान वस्तु के गति और दिशा को प्रभावित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर विक्षेपित करने में तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करने में मदद करता है। इसकी सबसे प्रथम जानकारी फ्रेंच विद्वान जे कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। बाद में इस बल को फेरेल महोदय ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण अधिक तापमान रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठने लगती हैं। परिणामतः यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के घूर्णन के कारण नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है।
हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब प्रदेश की ओर गमन करती है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसे हेडली सेल भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच वायु विक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने की प्रवृत्ति के कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करने लगती है। इसे ही पछुआ पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को फेरल सेल कहा जाता है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश पर अर्थात ध्रुवों पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप हवाएं ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इस हवा को ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहते हैं। ध्रुवीय पवने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो आज हमने जाना कोरियोलिस बल के बारे में, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने के बारे में तथा इसी के साथ साथ फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल के बारे में जाना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें तथा आगामी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आशा है कि आपने वीडियो देख लिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, हमारे पृथ्वी पर वायुदाब होते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। तो आप देखिए विषुवत रेखा पे निम्न दाब लिखा हुआ है, यहाँ पर उच्च दाब, यहाँ पर उच्च दाब। तो उच्च दाब से जब हवाएं निम्न दाब की ओर चलती हैं तो उन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं। और व्यापारिक पवन दो प्रकार की होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, क्योंकि दक्षिण पूर्व से चल रही हैं, ये उत्तर पूर्व से चल रही हैं। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो है सनातनी पछुआ पवने हैं। पछुआ पवने की दिशा आप देखिए, ये दक्षिण पश्चिम है और यह उत्तर पश्चिम है। ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर है आपका उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है। यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है। तो हवाएं ऐसे चल रही हैं और ये अपनी दाईं बाईं ओर घूम जा रही हैं, जैसे व्यापारिक पवने हैं। तो इन्हें हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। तो आप ये इन पवनों को आपने वीडियो के माध्यम से भी देख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये विषुवत रेखा के पास है। 30 से 35 डिग्री के पास उच्च वायुदाब, यहाँ भी उच्च वायुदाब है। 60 से 65 डिग्री के पास निम्न वायुदाब है और इसके बाद ध्रुव पर उच्च वायुदाब है। तो हमारी पृथ्वी पर 4 उच्च वायुदाब, 1, 2, 3 और 4, और 3 निम्न वायुदाब, 1, 2 और 3। तो हमारी पृथ्वी पर 4 उच्च वायुदाब और 3 निम्न वायुदाब होता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स क्यों लिखा है, तो याद रखना, यहाँ पर उच्च वायुदाब है तो यहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं, और जब हवाएं नीचे यहाँ उतरती हैं तो उस समय क्या होता था, अरब व्यापारी इन्हीं क्षेत्रों में घोड़ा का व्यापार करते थे, नाव पे ले जा करके। जब नाव इन क्षेत्रों में पहुँचता था तो डूबने लगता था, तो क्या करते थे, यहाँ के व्यापारी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसीलिए इसे हॉर्स अक्षांश कहा गया है। आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि देखो घोड़ों को कैसे फेंका जा रहा है समुद्र में। ठीक है। तो इसी को हॉर्स अक्षांश कहते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये चक्रवात के बारे में दिया गया है कि चक्रवात जब आता है तो उससे क्या नुकसान होता है, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है। इसको और विधिवत तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। आर्द्रता किसे कहते हैं, फिर वर्षा के प्रकार बताते हैं, और एक वीडियो ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। आर्द्रता क्या है, जब हवा में नमी होती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं, और जब हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है उसे हम शुष्कता कहते हैं। ठीक है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित मतलब वाष्पीकरण होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। नमी की मात्रा क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे गर्म
वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। याद रखना, जैसे जैसे गर्म हवा होगी वैसे ज़्यादा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और इस प्रकार और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हमें बहुत बेचैनी होती है, असहज महसूस होता है। आगे है, जब जलवाष्प ऊपर उड़ता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाता है। अभी एक वीडियो में ऐड करूंगा, आप इसको पूरे को देखना, आपको पूरा ये चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा है, बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ देता है। इनके इंजनों से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। इसके बाद है आपका जो है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जल के गिरने को वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल इससे प्राप्त होता है। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और नीचे के इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार दिए गए हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो अगर पूछा जाए कि वर्षा कितने प्रकार की होती है तो बताओगे आप, वर्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी वर्षा? पहली वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात उत्पन्न होने से ठंडी गर्म हवाओं से वर्षा होती है। दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा आप देख सकते हैं, जब पर्वतों से वायु टकराती है तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये तीसरा है संवहनीय वर्षा। ये संवहनीय वर्षा है, तो यहाँ पर जब याद रखना, संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा ज़्यादा होती है, आप इस वीडियो में अच्छे समझ सकते हैं। जब बादल वाष्पीकरण यहीं पर होकर के और ऊपर ही बादल बना करके वर्षा करता है तो इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं और ये विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे लिखा है, पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत जल अधिक होता है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और वर्षा के रूप कौन कौन से होते हैं? तो हिम और ओलावृष्टि, ये सब वर्षा के रूप होते हैं। तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। बारिश 3 प्रकार से होती है जिसको हम अलग अलग करके जानेंगे। पहला, संवहनीय वर्षा, जिसको अंग्रेजी में कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। दूसरा, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। तथा तीसरा, चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन। आइए हम संवहनीय वर्षा के बारे में जानते हैं। जब सूर्य की गर्मी धरती पर पड़ती है तो स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों गर्म हो जाती है। याद रखें कि स्थल भाग में सिलिका की उपस्थिति होने के कारण स्थलीय भाग जलीय भाग से जल्दी गर्म या ठंडा होती है। जब धरातल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। इन धाराओं के ऊपर जाने के बाद क्षोभ मंडल में इन्हें ठंडक मिलती है, जिसके कारण आर्द्र पवनें शीतलता को प्राप्त होकर संघनित होने लगती है। संघनन होने से काले कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिसके कारण घनघोर वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा ज्यादातर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलमंडल कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक है। जल की अपेक्षा स्थलमंडल के जल्दी गर्म होने से दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश सबसे ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डोल्ड्रम या शांति पेटी का क्षेत्र कहते हैं। यहां उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कपासी वर्षा बादल आकाश में छा जाते हैं। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद 4 बजे शाम तक वर्षा रुक जाती है। विषुवतीय प्रदेश में नियमित रूप से प्रतिदिन होता है, परंतु मरुस्थलीय प्रदेश में अनियमित रूप से वर्षा होती है।
क्या आपने कभी यह नोटिस किया कि जिस दिन प्रातः या दोपहर अधिक गर्मी पड़ती है, उस दिन शाम तक बारिश हो जाती है? यह संवहनीय वर्षा का ही परिणाम है। आगे जो दूसरी प्रकार का वर्षा है, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ऑरोग्राफिक रेन कहते हैं। जब झील, नदी या समुद्र में सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर को उठती है तथा संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। जब यह बादल चलता है तो मार्ग में पर्वत आदि अवरोधक सतह के टकराव से ऊपर उठने लगता है। ऊंचाई में ठंडक मिलने पर बादलों में उपस्थित जलवाष्प पुनः पानी बनने लगते हैं। पानी के छोटे छोटे बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती है। ज्यादा ठंडक के कारण यह बूंदें बर्फ के क्रिस्टल बना लेती हैं। बड़ी बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल में घनत्व अधिक होने से भारी होकर यह नीचे गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। बर्फ के क्रिस्टल जब नीचे गिरती है तो रास्ते में ही थोड़ी गर्मी मिलने पर पानी बन जाते हैं। ऐसा कभी कभी ना होने पर हिमवृष्टि भी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। पर्वत का जो ढाल पवनों के सामने होता है, वहां अधिक वर्षा होती है। इस ढाल को हम पवनाभिमुख ढाल, अंग्रेजी में विंडवार्ड स्लोप कहते हैं। परंतु जैसे ही पवनें पर्वत की दूसरी ढाल से नीचे उतरने लगती है तो तापमान में वृद्धि के कारण ये हवाएं गर्म और शुष्क होने लगती हैं, जिसके कारण पहले की अपेक्षा आर्द्रता में कमी आ जाती है और दूसरी ढाल की ओर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। इसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। अंग्रेजी में लीवार्ड स्लोप या वृष्टि छाया क्षेत्र, अंग्रेजी में रेन शैडो एरिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर है, तो वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर पुणे में 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है। भारत में पर्वतों का बड़ा महत्व है। यदि ये पहाड़ ना हो तो मानसून बिना बारिश किए ही लौट जाती और किसान की फसल बर्बाद हो जाती तथा देश में अन्न की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए भारत में पर्वतों की पूजा की जाती है। बारिश कराने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत के पास जाकर वार्षिक वर्षा यज्ञ किया था। अब हम चक्रवातीय वर्षा के बारे में जानते हैं, परंतु इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चक्रवात होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है जो समुद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण आती है। यदि हम चक्रवात के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चक्र का अर्थ एक केंद्र बिंदु पर चारों ओर घूमना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक केंद्र के सहारे घूम रही है। अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में या वाहनों के पहिया आदि को देखकर चक्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और वात का मतलब वायु होता है, तो वायु केंद्र के सहारे चारों ओर घूमती है, तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद सागर, खाड़ी, गल्फ आदि में उत्पन्न होते हैं। सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणामतः वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र के बाहर चारों ओर उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए निम्न दाब को भरने के लिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। केंद्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर को उठती रहती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडल में अधिक आर्द्रता और जलवाष्प के कारण ऊपर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ऐसा बार बार होने से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो हमेशा गतिमान वस्तु पर लगती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर सीधा न जाकर अपने दाएं मुड़कर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होती है।
लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बाएं मुड़कर पहुंचती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जब निम्न दाब केंद्र से हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर बाहर की ओर गमन करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा पेटियां विकृत हो जाती है, जिनसे तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। जब चक्रवात तीव्र वेग से स्थलीय भाग में प्रवेश करता है तो जल का संबंध छूटने से धीरे धीरे केंद्रीय निम्न वायुदाब समाप्त हो जाता है और पवनों का वेग मंद पड़ जाता है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कैसे वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी और शुष्क वायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश से गर्म और आर्द्र वायु आपस में मिलना चाहते हैं तो विपरीत स्वभाव के कारण मिल नहीं पाते हैं, तो उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं। परंतु जब शीतवायु राशि वाताग्र के सहारे बलात् गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो शीत वाताग्र का जन्म हो जाता है। शीत वाताग्र गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिसके कारण गर्म वायु संघनित होकर क्यूम्युलोनिम्बस बादल का निर्माण करती है, जिससे बिजली कड़क के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है लेकिन उसका क्षेत्र कम होता है। यह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होती है। वहीं दूसरी ओर जब गर्म वायु राशि वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उष्ण वाताग्र का जन्म होता है। उष्ण वाताग्र की ढाल अत्यंत मंद होने से ऊपर उठती गर्म वायु राशि विस्तृत क्षेत्र में फैलकर बादलों का निर्माण कर लेती है। परिणाम स्वरूप 5 से 10 दिन तक बारिश होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु बड़े क्षेत्र में फुहारे जैसी वर्षा होती है। यह हमेशा पूर्व दिशा में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। शीतकाल में इस चक्रवात की संख्या एवं तीव्रता दोनों में वृद्धि होती है। इस चक्रवात में पवन की सामान्य गति औसतन 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु शीत ऋतु में इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यह चक्रवात अत्यंत विशाल होते हैं तथा इनका क्षेत्रफल 10,000 से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक हो सकती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गमन करती है। जब उष्ण वायु राशि का संबंध अपने उद्गम क्षेत्र से पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वाताग्र का अंत हो जाता है, इसी के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भी अंत हो जाता है। तो आज हमने जाना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में तथा उससे वर्षा कैसे होती है। हमने यह भी जाना और इससे जुड़ी आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में लिखकर हमें बताइए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। पूरा विश्वास हो गया कि आपको वर्षा के तीनों प्रकार समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा समझ में आया कि नहीं आया। वायुमंडल क्या है सबको समझ में आ गया। वायु का मिश्रण कई गैसों से मिलकर के बना होता है। वायु का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। वायुमंडल में कौन सी हरित गैस प्रभाव को पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं, दिन पर दिन की जो घटनाएं वायुमंडल में बदलती हैं उसे मौसम करते हैं। वर्षा के 3 प्रकार कौन है, आप तो बिल्कुल अच्छे से याद ही हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं, ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन होती हैं, समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट वीडियो का इसी में जो है आगे में आपको मिल जाएगा और आपको प्ले लिस्ट पे आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सारे एनसीईआरटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।